सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने क्लास में कितना बार इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पुनः पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि आप अगले क्लास में जाओगे तो ये चैप्टर सर्वनाम मजबूत रहेगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सर्वनाम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है हिंदी व्याकरण का। अब इसमें बच्चों पहले सर्वनाम को समझिए, जिसको इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन अर्थात नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। उसको हिंदी डिफिनीशन में लिखेंगे, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर अर्थात बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वैष्णवी एक अच्छी लड़की है। देखिए, वैष्णवी है, एक अच्छी लड़की है। वैष्णवी नाम है, यह संज्ञा है, और अच्छी लड़की है उसकी विशेषता को बताता है, विशेषण हो गया। और वह 7वें वर्ग में पढ़ती है, मतलब वह कौन? वैष्णवी। वैष्णवी के लिए वह हुआ। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह 6ठे वर्ग में पढ़ता है, तो वह का प्रयोग मोहन के लिए हुआ है, इसलिए सर्वनाम हुआ। अब आप सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं बच्चों। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसको आप हिंदी व्याकरण के लिए, संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुष पर विचार संस्कृत में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले पुरुष पर विचार किया जाता है, तो हिंदी व्याकरण में भी पुरुष पर विचार कीजिए। इससे स्पष्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक मतलब पुरुष के बारे में बताने वाले शब्द। तो जिस सार्वनामिक शब्द से किसी व्यक्ति एवं पुरुष का बोध करे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारा मित्र हूँ। बच्चों, मैं भी पुरुष हूँ, और तुम्हारा अगला आदमी जो है वो भी पुरुष है। यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। मैं, तुम्हारा भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। और मित्र भी एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई भी मित्र पुरुष का बोध कराता है। तो ये आपका अन्य पुरुष हुआ, ये आपका मध्यम पुरुष हुआ, ये आपका उत्तम पुरुष हुआ। एक डिफिनीशन में आपको जो है सो 3 ठो पुरुष अटैच कर दिए हुए हैं। अब आगे है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, क्योंकि इंग्लिश इसलिए बोल देते हैं कि आपको समझने में सहूलियत होगा। तो यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, जिसमें प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं, और उसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, सी, इट या नेम। ही, सी, इट एंड नेम, ये थर्ड पर्सन का उदाहरण है बच्चों, जिसको कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। अब आगे आइए डिफिनीशन। जिस सार्वनामिक शब्द से किसी दूसरे प्राणी अथवा व्यक्ति का बोध करे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है। इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। अब बच्चों, संस्कृत में अनुवाद बनाने समय में जो धातु रूप है वह 3 फॉर्म में है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर आप अभी समझ लेते हैं तो संस्कृत वाला को भी सहूलियत होगा, अनुवाद बनाने में भी सहूलियत होगा, और हिंदी व्याकरण का कोई सवाल पूछेगा तो उसमें बनाने में सहूलियत होगा। अब बच्चों, मैं इसके आगे सेकेंड को बारे में, मध्यम पुरुष के बारे में मैं बता रहा हूं, जिसको अब मैं यहां से मिटा देता हूं। अब दूसरा जो है आपका मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष, जिसको इंग्लिश में सेकेंड पर्सन कहते हैं।
पर्सन कहते हैं बच्चों। मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं। पुरुष कहते हैं। जैसे तुम विद्यालय जाते हो। इसमें बच्चों तुम विद्यालय जाते हो, तुम जो है तुम और तुम लोग या तुम दोनों, तुम दोनों और तुम लोग, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है और इसको इंग्लिश में सेकेंड पर्सन कहते हैं, जिसको यू कहते हैं। ये हम यहाँ डिफिनेशन में लिख दिए हैं। अब आगे आता है तुम के बाद, मध्यम पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष। आइए बच्चों, ऐसे भी जानते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वो होते हैं जो किसी काम को डर से शुरू ही नहीं करते। उनको डर होता है कि कहीं हम असफल हो जाएंगे तो दुनिया वाला क्या कहेगा। ये हो गया आपका जो है प्रथम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष होता है, वो मध्यम स्पीड में चलता है, वो हिम्मत उम्मत करके वो काम को प्रारंभ कर देगा, जैसे मैथमेटिक्स बनाना प्रारंभ कर देगा, और जरका सा एगो प्रॉब्लम होगा कि बंद करके भाग जाएगा। तो ये मध्यम पुरुष हुआ बच्चों। उत्तम पुरुष वो होता है जब कलम उठा लिया तो सवाल चाहे 25 बेर में काहे नहीं बने, वो बना के पीछे हटता है या कॉपी क्लोज करता है। वो खाता क्लोज तब करेगा जब पूरा बना लेगा तब। ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है बच्चों। तुम भी उत्तम पुरुष की तरह बनो। और ये जो है ये व्यवहारिक जीवन की आदमी का बताया 3 तरह के आदमी होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में यही आदमी काम आएंगे। जो सुनने वाले व्यक्ति होंगे वही मध्यम पुरुष कहलाएंगे। जैसे तुम विद्यालय जाते हो तो तुम हो गया सेकेंड पर्सन। आगे आइए, अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष संस्कृत में भी कहा है बच्चों कि अधमा धनम इक्षन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम ही इक्षन्ति मानम ही महताम धनम। ये पुरुष का जो है उत्तम पुरुष है, बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं रामायण पढ़ता हूं। देखिए इसमें मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैं रामायण पढ़ता हूं, कितनी अच्छी बात है। अगर यहां पर कहे कि हम लोग व्यायाम करते हैं, हम लोग व्यायाम करते हैं। देखिए बच्चों, रामायण पढ़ना भी एक अच्छी बात है। इससे हमारा संस्कार बढ़ता है, हमारे अंतर्गत सदाचार बढ़ता है, इसलिए रामायण पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बात कहेंगे कि हम लोग व्यायाम करते हैं बच्चों। तो ये भी कम भारी नहीं है, ये सावन से भादो दुब्बर नहीं होता है बच्चों। ये जो है ये मैं रामायण पढ़ता हूं तो मैं अपना इफिशियंसी, अपने अंतर्गत संस्कार, सदाचार को बढ़ाता हूं। और कहे कि हम लोग व्यायाम करते हैं, इसका माने ये होता है कि व्यायाम करने से स्वास्थ्य बढ़ता है बच्चों। इसलिए दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्या है व्यायाम करते हैं का मतलब हुआ कि ये मैं हो गया।
आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और हम लोग हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। यही दोनों बच्चों अंतर है, लेकिन दोनों का सेंस अपने आप में महत्वपूर्ण है बच्चों। रामायण पढ़ना भी अच्छी बात है और व्यायाम करना भी अच्छी बात है। अब आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म हो गया बच्चों। अब आगे बताते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है? निज मीन्स अपना। निज मीन्स अपना। जैसे एक संस्कृत का श्लोक है, निज, पहले तो मैं लिख देता हूं निजवाचक सर्वनाम, निज पर निजवाचक सर्वनाम। बच्चों ये किताब में लाइन नहीं है, मगर अपने मन से लाइन है, तुमको भी आ जाएगा। निज, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती है रोज रामायण। हमें अपने धर्म पर चलना रामायण हमें रोज सिखाती है। संस्कृत में एक श्लोक है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां ही वसुदैव कुटुंबकम। बच्चों, यह मेरा है, यह उसका है, वह पराया है, ये सब गिनती तुच्छ विचार वाले, छोट सोच वाले लोग करते हैं। यह अपना है, वह पराया है, ये सब उनका छोट सोच वाले लोगों के लिए विचार है। परंतु जो ग्रेट हार्टेड पर्सनालिटी होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो इस धरती पर जितने भी लोग हैं सबको अपना मानते हैं। उनका एक ही लाइन है, वसुधैव कुटुंबकम। अब आइए बच्चों, तो निज मतलब होता है अपना। अब इसको डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? जिस सार्वनामिक शब्द से खुद अपना अर्थात कर्ता के संबंध में बताता है, बताए उसे निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करो। बच्चों, अपना काम स्वयं करो। आप रेलवे में सफर करते होंगे, बस में, उसमें लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करे, है ना? कहने का अर्थ है कि आप अपना सामान अपना खुद रक्षा कीजिए, आप खुद चौकीदार बन के रहिए, तभी आपका सामान सुरक्षित रहेगा। तो ये खुद स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। इसको हम कहेंगे अपना काम स्वयं करो। ये आ गया। अब तीसरा सर्वनाम का बोध कराता है निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सार्वनामिक शब्द से किसी निर्जीव वस्तु
एवं का बोध करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ पड़ा है। बच्चों, पानी में कुछ पड़ा है, ये कुछ जो है, कुछ ये अनिश्चय का बोध कराता है। कुछ पड़ा है का मतलब हो सकता है कोई तिनका हो, मक्खिए हो, कंकड़े हो। कुछ का मतलब तो बहुत कुछ होता है। इसलिए यह जो है कुछ पड़ा है, कुछ अनिश्चय का बोध कराता है। और यदि हम कहेंगे कि दाल में कुछ काला है, तो ये बदल जाएगा सेंस बच्चों। दाल में कुछ काला है, दाल काला नहीं होता है, उसमें हल्दी डाल के उसको पीला बनाया जाता है। लेकिन साहित्यकार जो है उसमें इतना पावर है कि वो उस पीला को कन्वर्ट करके लाल में बदल देते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, काला है का मतलब है कि कुछ संदेहास्पद है। यह बोध कराता है अनिश्चय का। कुछ का मतलब अनिश्चय। धन्यवाद बच्चों। अब रेस्ट अगले दिन बताएंगे, इसको आप पढ़ के आइएगा अच्छी तरह। धन्यवाद।